आइए कस्तूरी। मैं कम इन सर। यस, आइए बैठ। कस्तूरी, जी सर। वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? सर अभी मैं नवादा विधि महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे थी और अभी मैं फिर यहाँ पे तैयारी करने के लिए सर के पास आई हूँ। अच्छा, पढ़ाती हैं टीचरों को? बच्चों को सर। बच्चों? जी सर। कौन कौन बच्चे, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाने के अलॉट हुआ है? सर मुझे इंडियन एविडेंस एक्ट अच्छा और इंडियन पैनल कोड अच्छा और फिर जो खाली हो रहते हैं पीरियड उसमें पढ़ाने के लिए दिया जाता है। अच्छा, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये दोनों आपको अलॉट किया गया है? जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक। इंडियन पेनल कोड के बारे में क्या जानती हैं? इसको किसने लिखा था? सर मैकाले नहीं, लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने। जी सर। और जो दूसरा विषय आप पढ़ाती हैं उसको? उनको सर जेम्स स्टीफन ने। उन्हें जेम्स स्टीफन ने लिखा था। जी सर। ठीक है। तो किस विषय पर आपको विशेष रुचि है? सर मैं एविडेंस एक्ट पढ़ाती हूँ तो एविडेंस एक्ट पर विशेष रुचि है मुझे। तो एविडेंस की परिभाषा बता पाएंगे? जी सर। बताइए। साक्ष्य शब्द को इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। हाँ। साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों को कहने की अनुज्ञा देती है या अवसर प्रदान करती है, वे सभी कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल हैं, ऐसे अभिलेखों को, ऐसे दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं। तो केवल यह परिभाषा प्रकार बता रही है कि जी सर। साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, कि जी। साक्ष्य को नहीं बता रही। जी सर। तो एक आदमी एक ईंटे के टुकड़े से मारा, तुम्हारी चश्मा टूट गया। जी सर। फिर तुमने उस ईंटे के टुकड़े को उठा लिया जी सर। और पुलिस को दिखाया कि इसी से इन्होंने मारा है हमें। जी सर। तो क्या वह टुकड़ा भी एविडेंस में आएगा? जी सर, ये भी साक्ष्य ही होंगे। ये भी साक्ष्य होंगे। जी सर। तो ये मौखिक वाले में है, दस्तावेजी में? दो ही है परिभाषा में? ये सर दस्तावेजी होंगे सर। ये दस्तावेजी हो। सर एक्चुअली क्या है सर, ये मौखिक नहीं होंगे, यहाँ पे मौखिक और दस्तावेजी में था तो इसलिए सर यहाँ पे मुझे लगता है कि ये दस्तावेजी है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जी सर। जिनका जो है जिक्र आएगा एविडेंस में। जी सर। जैसे चाकू, भाला, गणासा, साड़ी, चड्डी, बंडी, ये सारी मृतक के मिलेंगे। जी सर। तो ये सारी एविडेंस तो नहीं आएगी परिभाषा में। नहीं सर। इनको किस नाम से जाना जाए? सर ये प्रत्यक्ष साक्ष्य होंगे इनको? जी सर, मुझे जहाँ तक पता है सर। प्रत्यक्ष साक्ष्य किसे कहते हैं? जो सर जैसे कि ये प्रत्यक्ष जो ऐसे साक्ष्य जिसका अस्तित्व हो, ऐसे साक्ष्य को प्रत्यक्ष साक्ष्य कहते हैं। जैसे चाकू, भाला, ईंटा, पत्थर, ये ऐसे साक्ष्य को सर प्रत्यक्ष साक्ष्य कहते हैं। इनका तो सब कहीं पढ़ी हो कि इसे बता रही है? नहीं सर, मैं उनके प्रकार में पढ़ी थी, जैसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य। इनको रियल एविडेंस कहते हैं, वास्तविक साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य। ओके सर। ये सारे एविडेंस जो है इनको भौतिक साक्ष्य, रियल एविडेंस नाम दिया गया है। जिस पत्थर से तुम्हें मारा, जी सर, वो पत्थर तो तुम्हारे हाथ में नहीं मिला। इसके बाद नामजद तुमने रिपोर्ट लिखाई। जी सर। और फिर अभियुक्त पकड़ा गया। जी सर। फिर अभियुक्त को पुलिस मारी पीटी कि लड़की को तुमने पत्थर से जो मारा है जी सर। चश्मे पे, वह पत्थर कहाँ पे है? फिर वह पत्थर ढूंढने में पुलिस की मदद की। चलिए दिखाते हैं। जी सर। तो वह पत्थर जो है तुम्हारे ऑफिस में मेज के नीचे वो छुपा दिया था, मिल गया वहाँ से।
तो उसने कहा हमने कस्तूरी को मारा। जी सर। आइए वह पत्थर निकाल के दिखाते हैं। उस मेज के नीचे से उस पत्थर को निकाल के पुलिस को दिया। इस प्रकार का पत्थर बरामद होना एविडेंस एक्ट में कहाँ पे है सुसंगत? सर ये साक्ष्य अधिनियम में कहीं है? जी सर, ये साक्ष्य अधिनियम में कन्फेशन में है सर। हाँ। और कन्फेशन धारा में सुसंगत है। धारा सर आई थिंक 27। यस 27 सर। 27 में सुसंगत है। जी सर। कोई केस है इस पे जिसमें 27 को वैलिड बताया गया था? सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रही। भारतीय संविधान में याद नहीं आ रही सर। देवमन उपाध्याय। जी सर। देवमन। उत्तर प्रदेश राज्य में इस धारा को बताया गया कि संविधान के विरुद्ध नहीं है। जी सर। एविडेंस में अगर कोई व्यक्ति कोई बात कह के मर जाता है, जी सर। कोई बात कह के मर जाता है, तो वह बात जो कह गया है वह बात भी कहीं रेलिवेंट होती है? जी सर। कहाँ पे? इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32(1) में सर, मृत्युकालीन कथन के रूप में। कब होगी? जब वो उनको मृत्यु हो गया हो और मृत्यु के कारण से संबंधित वो बताए हों या उस व्यवहार के बारे में बताए हों जिनके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हुई हो, ऐसे कथन मृत्युकालीन कथन के रूप में ग्राह्य होंगे। मृत्युकालीन कथन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ रुचि है? जी सर। भारत के सबसे ऊपर का सिविल कोर्ट कौन है? सबसे ऊपर भारत में सिविल कोर्ट कौन? उच्चतम न्यायालय सर। यस उच्चतम न्यायालय। जी सर। उच्चतम न्यायालय को एक ऐसी शक्ति मिली हुई है जी सर। जो भारत के किसी भी न्यायालय को नहीं मिली हुई। जी सर। है जानकारी? अनुच्छेद 142 में सर। 142 में। जी सर। ये भारत के किसी भी न्यायालय को नहीं मिली। क्या है इसमें? सर इसमें उच्चतम न्यायालय अपने अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री या आदेश पारित करते हैं जो उनके समक्ष लंबित वाद या किसी विषय में न्याय के लिए आवश्यक हो। ऐसी डिक्री या आदेश पारित रहते हैं जब तक कि वैसे ही पारित होते हैं जैसे कि संसद द्वारा विधि बनाया जाता है और वो लागू रहता है। और इसमें राष्ट्रपति की अनुमति भी होती है। ये उच्चतम न्यायालय के पावर है 142 में। अच्छा, कुछ कभी अध्ययन किया कि कोई केस, कोई मामला जिसमें 142 में आर्डर पारित करते हो, कौन से ऐसे केस आ सकते हैं जिसमें 142 का यूज उनको करना पड़ता हो? कोई ऐसी सामने आपके है उदाहरण जिसमें 142 का प्रयोग हुआ हो या आगे हो सकता हो? ऐसा कोई एग्जाम्पल? सर मुझे केस का नाम तो नहीं पता है, पर वैसे भी बताओ। मुझे लगता है जो कि जनहित में हो हमारे देश के लिए, उस वैसे स्थिति में। देश के लिए क्या है, क्या व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता? जी सर, व्यक्ति के लिए तो तुम्हारे बीच के मामलों में तो हो सकता है। जी सर। हिंदू विधि में स्रोत पढ़ी हो ना? जी सर। कौन कौन से स्रोत हैं? सोर्सेज आप? सर उसमें 2 भाग में बांटा गया है, प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में आता है श्रुति, स्मृति, रूढ़ि, प्रथा। और आधुनिक स्रोत में आता है सर विधायन, न्यायिक पूर्व निर्णय। ये आधुनिक स्रोत में आते हैं सर। क्या कोई छूटा इसमें कि सब बता दिया? नहीं सर, मिसिंग है श्रुति, स्मृति। जो छूटा है वही 142 में प्रयोग होता है। विधायन, न्यायिक पूर्व निर्णय तो मैं न्याय, साम्य, सद्विवेक। जी सर, सॉरी सर, न्याय, साम्य, सद्विवेक। 142 जो है प्रयोग न्याय, साम्य, सद्विवेक वाली केसेज में होता है। जी सर। जहाँ पे सारे कानून फेल कर जाते हैं, जी सर, वहाँ न्यायालय न्याय, साम्य, सद्विवेक से काम करता है। जी सर। फिर 142 का प्रयोग करता है। जी सर। ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ हिंदू मैरिज क्या है? सर ब्रेक डाउन थ्योरी ये 13(1)(a) से रिलेटेड है धारा।
और इसमें सर एक प्रोसीजर है जो विवाह विच्छेद के लिए किया जाता है, और ये 13B से भी रिलेटेड है, जो कि परस्पर सम्मति से विवाह विच्छेद है सर। ये ब्रेकडाउन थ्योरी है। ब्रेकडाउन थ्योरी की जानते हो हिंदी में क्या अर्थ होगा? सॉरी सर। विवाह विच्छेद की थ्योरी कौन सी हमारे हिंदुला में है? न्यायिक पृथक्करण, सॉरी सर, गिल्ट दाम्पत्य थ्योरी। अधिकारों का गिल्ट थ्योरी है, दोष। ओके। अगर एक पक्षकार में किसी के दोष आ जाए तो फिर होता है, जैसे दूसरे में क्रूरता करने का, जिसे गिल्ट थ्योरी कहते हैं। जी सर। तो हमारे 13 में तो गिल्ट थ्योरी यूज है। जी सर। 7, 8 आधार सब गिल्ट थ्योरी है। जी सर। परसेंट हो जाए तभी उसको हम लोग ब्रेक डाउन कहेंगे। ओके सर। असमाधेय विवाह भंग मतलब टूटने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो वह थ्योरी कहाँ पे आएगी फिर? हिंदू विध में जी सर। किस सेक्शन 10 की डिग्री पारित की गई। दोनों लोग फिर नज़दीक नहीं आना चाहते हैं, फिर भी जी सर। जब दोनों नहीं आना चाहते हैं तो फिर वही ब्रेक डाउन हो गया थ्योरी। जी सर। उसमें केवल विवाह भंग ही होगा और कुछ नहीं। जी सर। 13 में दिया है बात? जी सर, दिया है ना? जी सर। तो जो 13 में दिया है सब क्लास 2 में। जी सर। तो नहीं 1A में है। 1A में सर। 1 कैपिटल A में है। इसी को ब्रेक डाउन नाम दिया जाता है जी सर। कि नो ऑप्शन टू कंटिन्यू ऑफ द मैरिज एक्सेप्ट डिवोर्स। जी सर। तो हमारे यहाँ जो थियरी है गिल्ट थियरी है और म्यूचुअल कंसेंट थियरी है। जी सर। वैसे हमारे यहाँ ब्रेकडाउन थियरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है हो जाए, जी सर। जो लंबे समय से शादियाँ पेंडिंग चल रही हैं जी उनको सर। तोड़ा जाए। यहाँ तो है पहले 9 वाली डिग्री हो, सेक्शन 10 वाली डिग्री हो तब आवे। जी सर। एक ऑप्शन है बस ये। तो ब्रेकडाउन थियरी का मतलब है जहाँ विवाह टूटने के अलावा और कोई विकल्प ना हो। ठीक। इसका संबंध 13B से क्या है ब्रेकडाउन थियरी से? सर वही कि पारस्परिक सहमति से जब विवाह विच्छेद हो जाती है तो वहाँ पे भी फिर रिलेशन तो रहता नहीं है और वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है विवाह, तो इसीलिए उसको ब्रेकडाउन थ्योरी से संबंध हो जाता है। आर्टिकल 143 143 जी सर। क्या है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति है 143 में। जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि के या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है जो ऐसी प्रकृति का कि ऐसा महत्व का है जिस पे उच्चतम न्यायालय का राय लेना समीचीन है, तो वो उन्हें निर्देशित कर देते हैं और न्यायालय ऐसी जांच के बाद जैसा वो उचित समझे राष्ट्रपति को अपनी राय देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय? जी सर। तो ऐसी राय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 1 जज 2 जज कितने जज होने चाहिए? सर मिनिमम 3 जज। मिनिमम 3? जी सर। श्योर? सॉरी सर। संविधान पढ़ाती नहीं हूँ इसलिए गलती हो रही है। आर्टिकल 145 के तीसरे क्लास में लिखा है कि 5 जज होने चाहिए कम से कम। ऐसे राय देने के लिए कम से कम 5 जज हों। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। जी सर। कितने प्रकार की रिटें हैं? 5 प्रकार के सर। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। एक वाइफ है और वह अपने मायके चली जाती है। जी सर। अपनी इच्छा से मायके चली जाती है और वहाँ से वो आना नहीं चाहती। अपनी इच्छा से गई है जी सर। और आना नहीं चाहती है। क्या हस्बैंड हैप्पीएस कार्पस डाल करके इसे ला सकता है? अपनी इच्छा से वो नहीं आना चाह रही है सर, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हैबियस कॉर्पस डालेगा, क्योंकि वो उनकी अपनी सहमति है कि वो नहीं जाना चाहती है, तो वो वहाँ पे ये रीट नहीं अप्लाई होगा।
ये हैबियस कॉर्पस में कब बदल सकता है? जब कि वो नाबालिग हो और वो जाना नहीं चाह रही हो और उनके हस्बैंड गार्जियन हैं, तभी मुझे लगता है सर कि वो बंधिक प्रतिच्छन में जाएगी। अच्छा, कोई स्त्री अपने ससुराल में जब आई है जी सर। तो वहाँ की गरीबी देखकर हस्बैंड बोली मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ, फिर चली गई मायके। जी सर। लड़के का फादर बार बार कहता नहीं तुम जाओ, लेकिन वो नहीं जाना चाहती है, तो क्या हस्बैंड हैबियस कॉर्पस ला सकता है? जी सर, ला सकता है। जी सर, क्योंकि गरीबी सर मुझे नहीं लगता कि रीज़न होगा नहीं जाने का। मुझे जैसा लगता है हैबियस कॉर्पस कहाँ पर अप्लाई होता है? हैबियस कॉर्पस लागू होता है सर जो बहुत लंबे समय से जेल में बंद हैं, ऐसे केवल जेल में बंद जेल या कहीं सर अब मतलब परिरोध हैं या निरुद्ध हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए तो इस रीट का। ऐसी बात है यहाँ कुछ? यहाँ तो नहीं है सर। तो फिर कैसे लागू होगा? सॉरी सर। यहाँ तो स्त्री खुद ही नहीं आना चाहती है। जी सर। इसलिए हैबियस कॉर्पस नहीं लागू होगा। जी सर। अगर वो स्त्री आना चाहती है और उसका पिता नहीं आने देना चाहता है, जी सर, वो कह रही मैं गरीबी में ही रहूंगी, लेकिन पिता कहता मैं दूसरी शादी करूंगा, अब हैबियस कॉर्पस होगा। जी सर। तो सीआरपीसी कौन होगी धारा? या तो 97 लागू कर ले, जी सर, वहाँ छुड़ा बुलाएं। जी सर। महंगा सस्ता हैबियस कॉर्पस। स्त्री अपनी इच्छा से अगर गायब हो रही है, जी सर, तो फिर हैबियस कॉर्पस नहीं। ठीक। मूल कर्तव्य किसे कहते हैं? सर हमारे संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य को बताया गया है, जो 11 प्रकार के कर्तव्य हैं, जो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो कि वो संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों उनमें संस्थाएं हैं उनको हृदय में संजोए रखें, देश की रक्षा करें, हिंसा से दूर रहें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना माता पिता संरक्षक का कर्तव्य है। इसका महत्व क्या है? सर इसका महत्व है कि ये हमारे संविधान में दिया गया है कि मुझे इन सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वर्तमान में इसका कोई महत्व है इधर 2-4 सालों के अंदर? 10 साल, 8 साल, कहीं दिख रहा पूरे भारत में? तो अगर देश के अंदर लोग ऐसी गतिविधियां चलाते हैं जी सर, जो भारत में रहकर भी भारत के टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, जी सर, उन्हीं सब के लिए मूल कर्तव्य बनाया गया है। जी सर, जिसमें एक मूल कर्तव्य है ना, जी सर, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश के प्रति भावना रखिए, तिरंगे का सम्मान करिए, राष्ट्रगान का सम्मान करिए। जी सर। और सब न राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहते हैं, उसके भी भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारतीय झंडे को भी अपमानित करते हैं। देश के अंदर रह के तमाम ग्रुप, जैसे कि घटना हुई थी कहाँ पे? दिल्ली में। जी सर। कहाँ हुई थी दिल्ली में? दिल्ली में सर वो यूनिवर्सिटी में कुछ हुई थी। सर उन लोगों को सिखाने के लिए ये मूल कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी सर। कि देखिए आपको ये मूल कर्तव्य है, इसको मानिए। जी सर। आज की तारीख में यही महत्व है। जी सर। जो भटके हुए लोग हैं उनको मूल कर्तव्यों के माध्यम से रास्ते पर लाना। जी ठीक है। ट्रिपल तलाक की केस जो आई थी, जी सर, मुस्लिम लॉ में, जी सर, किस तलाक को ख़त्म करने के लिए? तलाकुल बिद्दत थी सर, बिद्दत। हाँ, तलाकुल बिद्दत। वो सर सायरा बानू के केस में आई थी सर। हाँ। और 5 जस्टिस थे उसमें। अच्छा। पहले जस्टिस थे सर JS खेयर, कुरियन, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस MS नरीम, जस्टिस UU ललित और जस्टिस अब्दुल नजीम। ठीक। आपको जज बनने के लिए जो है प्रेरणा कहाँ से मिली?
सिविल जज बनने की? सर मैं जब इंटर पास की थी तो तभी मैं प्री लॉ में एडमिशन ली थी, अच्छा। और तभी से मैं जज बनने की तब से मेरे मन में प्रेरणा थी, और इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया और मैं 5 इयर्स की LLB कंप्लीट की, और ताकि मैं सिविल जज बन सकूं सर। तो प्रेरणा कहीं से मिली थी, बस ऐसे हवा में आ गई? नहीं सर। कहीं किसी को देख के होता है ना? जी सर, मैं न्यूज़पेपर में ऐसे देखी थी जज को, और फिर मेरी फ्रेंड थी तो उनके पापा जज थे, तो उनको देख करके मुझे लगा कि मुझे भी बनना चाहिए था। चलिए, संसद सदस्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। जी सर। कौन कौन से हैं, कैसे, कौन से विशेषाधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? सर एक 105 में अनुच्छेद ये आई किसको थिंक। है? सर ये संसद के जो भी सदस्य हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो स्वतंत्र रूप से वहाँ पे अपनी बातों को रख सकें, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों। और सर मुझे इतना ही पता। संसद के भीतर खूब गाली गलौज कर सकते हैं सब? सर उसमें करते ही हैं सर, और उन्हें कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलती है। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बुल है। जी सर। इसमें कभी संशोधन हुआ नहीं? जी सर, एक बार हुई है 42 संविधान संशोधन द्वारा। क्या जोड़ा गया? इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे सर। इसमें सबसे पहले समाजवादी, प्रजातांत्रिक जोड़ा गया सर। इसमें प्रजातांत्रिक शब्द नहीं जोड़ा गया होगा, केवल समाजवादी। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी? जी सर। करार किसे कहते हैं? करार सर जब एक पक्ष किसी चीज़ की संविदा जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को किसी बात के लिए प्रस्तावना करता है और दूसरा पक्ष उसको ग्रहण कर लेता है तो इसे करार कहते हैं सर। तो ग्रहण करने के बाद वचन होता है, कल प्रॉमिस हुई ना? जी सर। और जब वो प्रतिफल उसमें रहता है तो फिर करार होता है सर। हर एक वचनों का हर एक संदर्भ, जी सर, जो दूसरे के लिए प्रतिफल हो, वो करार कहलाते हैं वो सर। करार कहलाते हैं। जी सर। कोई करार संविदा कब बनता है? जब वो विधिता प्रवर्तनीय हो जाए तब जाकर के संविदा करार हो जाता है। तो कोई करार बताइए जो विधिता प्रवर्तनीय हो सकता है, बना करके कोई बताइए। अच्छा सर, जैसे ए अपनी संपत्ति के लिए बी से उसको बेचने के लिए संविदा करता है तो वो विधिता प्रवर्तनीय हो करार पहले करार होता है। जी सर। तो यह संपत्ति बेची जा सकती है क्योंकि जी सर, इसलिए प्रवर्तनीय है। लेकिन अगर ए कहता है मैं अपनी पत्नी को तो मैं बेच रहा हूँ, जी सर, तो फिर यह करार प्रवर्तनीय नहीं होता। प्रॉपर्टी बेचने कर सकते हो जी सर, और इसको नहीं कर सकते हो क्योंकि इसे कानूनी रूप से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जी सर रोका गया। रोका गया। कंसिडरेशन किसे कहते हैं? प्रतिफल। जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता कुछ करता है या करने से विरत रहता है या करता है या करने से विरत रहने का वचन देता है तो ऐसे वचन दूसरे वचन के लिए प्रतिफल कहलाते हैं। प्रतिफल में कोई समस्या है, बता ले जाओगे? जैसे कोशिश करूँगी मैं सर। चलिए तुम्हारा सिविल जज में सिलेक्शन हुआ और जब रिजल्ट आया तो संयोग से तुम्हारे शहर में हम किसी काम से थे। जी सर। तो तुम्हारा फ़ोन आया, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने बोला मैं तुम्हारे शहर में हूँ। तो तुम्हारा कहना, सर अगर आपकी कृपा हो जाए 10 मिनट के लिए हमारे यहाँ आ जाइए। फिर हमने एक ऑटो किया। ऑटो वाला बोला हाँ 50 रुपया लेंगे और हम उनके घर पहुँचा देंगे। ऑटो वाला लेकर के वहाँ पहुँच गया। इसके पहले तुम दरवाजे के सामने एकदम स्वागत मुद्रा में खड़ी थी। जी सर। और ऑटो वाला जैसे ही पहुँचा
तुम पहले ऑटो वालों को पैसा 50 रुपये पकड़ा दिए, जी सर। फिर तुम हमारे पास आई, सर चलिए स्वागत है आपका। फिर हम कहे तुम आगे आगे चलो, तुम आगे आगे जाने लगे, हम पीछे पीछे जाने लगे। फिर ऑटो वाला हमसे कहता 50 रुपये। हमने कहा उन्होंने दिया, वो कर नहीं तो उन्होंने अपने दरवाजे की इज्जत के लिए दिया, आपसे हमारा तय था। जी सर। हमने कहा चाहे वो दें चाहे हम दें, दैट इज सफिशिएंट। जी सर। फिर हमने कहा हम नहीं देंगे। ऑटो वाला हम पर एक केस करता है, क्या पा सकता है 50 रुपये हमसे? सर मुझे लगता नहीं, क्योंकि इस डिफिनीशन में है कि वचन गृहीता या कोई अन्य व्यक्ति। तो अन्य व्यक्ति में सर यहाँ पे मैं आ जाऊँगी और मैं उससे 50 रुपया दी थी, तो वो नहीं आप पे केस कर सकते। इसी को प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी सर। लेकिन परिभाषा तुम्हारे यहाँ नहीं आया था सर, थोड़ी मिसिंग हो गई, इसीलिए हमें एक प्रॉब्लम निकालना पड़ा। जी सर। तो कोई दूसरा भी दे सकता है। जी सर। एक तुम्हारी महिला फ्रेंड है। जी सर। महिला फ्रेंड से तुमने कहा कि हमारे घर की जो मंदिर है ये टूटी फूटी है, हम इसे बनवाना चाहते हैं, कुछ तुम चंदा दो, सिविल जज बन चुकी हो, मैं अभी नहीं बनी हूँ। तो कहती है तुम शुरू करो, हम दे देंगे चंदा। जी सर। कितना देना बता दो, आप 5000 दे दीजिएगा। ठीक है आप शुरू करो। फिर आपने मंदिर अपनी पूरी बनवा दी। जी सर। जब फिर आगे चंदा उनसे मांगी तो कह रही भाई हम तो मुस्लिम, हमको फ़ायदा क्या होगा तुम्हारे मंदिर से? जी सर। तो फिर तुमने कहा फ़ायदा तब हम लोग कोर्ट में देखेंगे। उनके ऊपर तुमने केस कर दिया। 5000 पाओगे कि नहीं? सर मुझे लगता है मिलेगी सर 5000 रुपये। लगता है नहीं, मिल जाएगा कि नहीं? सर श्योर नहीं। अच्छा, इस परिभाषा के अनुसार मिल सकता है? सर मुझे लगता है मिलेगा, लेकिन फिर सर यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये मंदिर बनाने की बात थी और वो तो क्या मुस्लिम चंदा नहीं देते? चंदा तो देते ही हैं सर। देते हैं। जी सर। तो हाँ सर, अप्लाई होगी सर। प्रतिफल में लाभ देखा जाएगा। जी सर। कोई केस है इस पे? सर केस तो है पर मुझे याद नहीं आ रही। केदारनाथ बनाम गौस मोहम्मद। यस सर, यस। नाम सुने हो? जी सर। इसी केस में कहा गया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा तुम्हें कोई लाभ होना जरूरी नहीं है। जी सर। बात इतना है, प्रोमीजर के कहने पे, मतलब आपने प्रॉमिस किया फिर उन्होंने शुरू किया, नहीं तो काम नहीं शुरू करते। जी सर। तो आपके कहने पे इसलिए आप पैसा देने के लिए बाउंड हैं। जी सर। ठीक। रेलेवेंट फैक्ट क्या है? एविडेंस तुम्हारा प्रिय विषय है। सुसंगत तथ्य। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहे जाते हैं जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से सशक्त हो, उसे सुसंगत तथ्य कहते हैं। संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं? सर संज्ञेय अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में परिभाषित किया गया है। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध या संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। कोई अपराध बताइए। सर संज्ञेय अपराध जैसे कि हत्या, आपराधिक मानव वध। ठीक। तो तैयारी तुम्हारी काफ़ी अच्छी है। थैंक यू सर। ठीक ठाक। बोर्ड की दुआएं, इंटरव्यू बोर्ड की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अवश्य सफल हो जाओ। अंतिम क्वेश्चन यह है कि बिहार में जो सबसे बड़ी अदालत है जी सर। वो कहाँ पर स्थित है? सर पटना उच्च न्यायालय। पटना। जी सर। उसके बारे में कुछ जानकारी है? सर जैसे कब स्थापित हुआ पटना हाई कोर्ट, उसका सीजे कौन है? सॉरी सर। ना चीफ जस्टिस ना तो उसकी स्थापना। जी सर। दोनों नहीं याद आ रहा। जी सर। कोई बात नहीं। तुम्हारा जिला? जी सर, भागलपुर। डिस्ट्रिक्ट नेम? भागलपुर। जी सर। भागलपुर के मशहूर कौन सी चीज़ है? सर वहाँ की जर्दालू आम मशहूर है। हाँ? जर्दालू आम सर।
और सिल्क का कपड़ा भी है सर। आम तो बिहार वाले जानते होंगे, लेकिन भागलपुर के चद्दर सुने हैं। सिल्क का सिटी कहा जाता है सर भागलपुर को। अच्छा, भागलपुर की चादर जो है जी सर, बड़े अच्छे माने जाते हैं। जी सर। हमने स्टूडेंट से मंगाए थे 4-5 एक बार। जी सर। बिहार की जो मेन समस्या क्या है, मुख्य समस्या बिहार की जो दिखती है तुम्हें, जितना तुम इतनी उम्र में देखी हो, जी वो सर। प्रमुख समस्या क्या है? सर बिहार में हालांकि पिछले कुछ दिनों से जब कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं तो काफ़ी सुधार हुआ है बिहार में। अपराध पे भी नियंत्रण हुई हैं, लड़कियों को शिक्षा में भी प्रोत्साहन दिया गया है, बिजली भी पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध हो रहती हैं। तो मुझे अभी बहुत और क्राइम भी रुक गया है सर, तो बहुत बड़ी समस्या अभी बिहार में नहीं दिख रही है मुझे सर। घटा है, रुक गया है, कम हो गई है सर, हाँ, पहले की अपेक्षा रुक गया करें। मत कहना। सॉरी सर, कम हो गई है, बिहार और क्राइम पहले की अपेक्षा कम हुई है सर। तो इसीलिए तो कह रहे हैं घटा जी है। सर, जी सर। क्राइम ग्राफ भी गया घटा है। जी सर। रुक गया सब हमारे ख्याल से ठीक नहीं होगा। नहीं सर। क्राइम ग्राफ घटा है। जी सर। ठीक। FIR किसे कहते हैं? सर FIR को कहीं पे परिभाषित नहीं किया गया है, हाँ। लेकिन इसको दंड संहिता की धारा 154 में इसके बारे में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अपनी बात लिखाते हैं और वो उन्हें लिखते हैं, वो मौखिक भी दिया जा सकता है सर। जब वो मौखिक दिया जाता है तो उनको वो अपने जो उनको राज्य सरकार द्वारा एक पुस्तक दी जाती है उसमें वो नोट करते हैं, और अगर वो डॉक्यूमेंट्री है तो वो ऐसे रख लिया जाता है और उसकी एक कॉपी उनको निःशुल्क सूचना देने वाले को दी जाती है। तो इसे FIR कहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट। क्या हर पुरुष और हर स्त्री को शादी करना जरूरी है धर्म के अनुसार? जो हिंदुला में ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ती होंगी, जी सर। विवाह एक संस्कार है, जी सर। उसके अनुसार क्या हर स्त्री पुरुष को शादी करना आवश्यक है? सर उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आवश्यक है कि ये संस्कार है हमारे हिंदू धर्म के, लेकिन अगर हम संविधान में जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है सर। ये हम लोग का मौलिक अधिकार है कि हम करें अथवा ना करें। अच्छा ठीक है, नहीं तो संविधान वाली बात है। जी हम सर। हिंदू ला तक संविधान में नहीं जा रहे हैं। जी सर, तो हिंदू लॉ में संस्कार है तो करना जरूरी है सर। एक लड़का शादी कर लिया जी सर, और कह रहा संस्कार हो गए परिवार वालों से, उसके बाद पत्नी से कहे अब तुम जाओ हम अपने रास्ते, तो क्या हिंदू ला का उद्देश्य पूरा हो गया? नहीं सर। तो विवाह का पर्पस क्या था? विवाह का पर्पस था कि एक सामाजिक, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, और तो उसमें समाज में रहने के लिए विवाह, पत्नी उनकी देखरेख करना, बच्चे होंगे तो फिर समाज में हम लोग उठ बैठ सकते हैं उद्देश्य सर। ही था संतानोत्पत्ति। जी सर। होंगे नहीं, जी सर। संदेह वाला नहीं, संतान की उत्पत्ति संस्था सर। का उद्देश्य ही था संतानोत्पत्ति। जी सर। जब संतानोत्पत्ति नहीं तो विवाह किस बात का है? जी सर। कि विवाह के तुम जाओ जंगल हम जाओ जंगल, नहीं सर। तो फिर यही तो खत्म हो जाएगी कहानी। जी सर। ओल्ड हिंदू लॉ में कि संतानोत्पत्ति उसका ऑब्जेक्ट था, जी सर। इसीलिए राम ने विवाह करके दिखाया। जी सर। दिल्ली जी ये होता है, उन्होंने दिखाया पत्नी को कुछ देना भी चाहिए, तो उन्होंने वचन दिया कि अब हमारे पापा जो 3 शादी किए थे हम एक ही करेंगे, जी सर। तब से हम लोग सब एक कर रहे हैं। जी सर। ये सब तो विवाह का ऑब्जेक्ट है संतानोत्पत्ति, जी सर। वंश परंपरा को आगे बढ़ाना। जी सर। इसलिए केवल शादी करना जरूरी नहीं है, जी सर। संतानोत्पत्ति, उत्पत्ति, और संतानोत्पत्ति को वैधानिकता प्रदान करना वैवाहिक कार्यक्रम करके होगा। जी सर। नहीं बच्चे वैधानिक नहीं होंगे। जी सर। हिंदू विधि का यही उद्देश्य था, जी। ओल्ड टेस्टामेंट का। जी सर। तो कस्तूरी, आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। थैंक यू सर। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका चयन हो। थैंक यू सर।